दोस्तों एक बार कुछ ऐसा होता है कि रमीत सेठी जो इस बुक के ऑथर है वो एक पार्टी में जाते हैं और वो कुछ लोगों के बीच उनसे बात करने के लिए खड़े होते हैं जो सबके सब ओवरसाइज्ड यानी मोटे होते हैं। और फिर वो चुपचाप उनके बीच उनकी बातें सुनते हैं। तो पहला वाला दूसरे से कहता है कि तुम्हें प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, उससे तुम्हारी बॉडी में फैट बिल्ड नहीं होगा। फिर दूसरा वाला उसे कहता है कि ये देखो मेरी स्मार्ट वॉच, मैं जितने भी स्टेप्स चलता हूँ उसका काउंट इसमें शो करता है। फिर तीसरा वाला कहता है कि शायद तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, तुम्हें मॉर्निंग में सबसे पहले अंगूर का जूस पीना चाहिए। फिर चौथा कहता है नहीं नहीं, पपैये का जूस ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऑथर जब भी ऐसी बात सुनते तो उन्हें बहुत हंसी आती है, क्योंकि हो सकता है ये लोग राइट है या शायद रॉन्ग, लेकिन ये लोग गलत चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हो तो आपको सिर्फ दो चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए और अपने डाइट पे कंट्रोल करना चाहिए, मतलब ईट लेस एंड एक्सरसाइज मोर। सिर्फ टॉप लेवल के स्पोर्ट्स प्लेयर्स और एथलीट्स होते हैं जिनको ऐसी छोटी छोटी बातों पे फोकस करने की जरूरत होती है कि वो कितने स्टेप्स चल रहे हैं और वो कितना प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी लोग आपको ऐसी छोटी छोटी बातों पे फोकस करते दिखेंगे जो उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती ही नहीं है। क्योंकि वेट लॉस करने की तरह अमीर बनने में भी आपको मेन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, ना कि छोटी छोटी चीज़ों पे। जैसे क्या आपको किसी ने ऐसी एडवाइस दी है कि आप जो महीने में एक बार अपनी फैमिली के साथ बाहर लंच करने जाते हो तो आपको उसे सेक्रीफाइस करना होगा, क्योंकि वो 2,000 रुपये जो आप वहाँ स्पेंड करते हो आप उसे इन्वेस्ट कर सकते थे और अमीर बन सकते थे। या कभी आपको किसी ने ऐसा कहा है कि आपको अपनी सेविंग्स किसी 6.2% के रेट वाली एफडी से निकाल के किसी 6.3 के रेट वाली एफडी में जमा करना चाहिए, या फिर आपको कौन से नेक्स्ट आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। अगर आप लोगों से यही सब एडवाइस सुनते हो तो ये लोग वही है जो बहुत छोटी चीज़ों पे फोकस करते हैं, जिसका आपके अमीर बनने पे और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में बहुत ही कम इम्पैक्ट है। आपको ऐसी बातें करके फील ज़रूर होगा कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में या हेल्थ लाइफ में कुछ कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में कुछ दिनों में आप एग्जॉस्ट हो जाओगे और अल्टीमेटली आप एक्चुअल रिजल्ट पे फोकस नहीं कर पाओगे, बिग पिक्चर नहीं देख पाओगे और जल्दी गिव अप कर लोगे। ये तो ऐसा हो गया जैसे एटीएम में बैंक आपको पैसा विड्रॉ करने के बाद पेपर रिसिप्ट नहीं देता है, इसी वजह से कि वो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन उसी एटीएम में 2 एयर कंडीशनर्स 24 घंटा चलती रहती है, जबकि दिन भर में लोग सिर्फ अपना 1-2 मिनट उस एटीएम में स्पेंड करते हैं और बाकी टाइम वो एटीएम खाली रहता है। तो वो एनर्जी ऐसी वेस्ट हो रही है और एनवायरनमेंट को उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये सब सिर्फ नाम की चीजें है, काम की नहीं। काम की बात हम अब करते हैं। तो दोस्तों आपको एक्चुअली में बड़ी बड़ी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जिससे आपकी फाइनेंशियल लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने हाई इंटरेस्ट वाले लोन को चुका देना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो 12% के रेट से किसी पर्सनल लोन का ईएमआई पे कर रहे होते और फिर 6% वाली एफडी में सेविंग्स करते, ये सोच के कि उनको फ्यूचर में पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी और उनका फ्यूचर सिक्योर्ड होगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके पास होम लोन के अलावा और कोई भी लोन है तो आपको पहली फुर्सत में उसे पूरा चुका देना चाहिए, फिर इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टिंग से आपका प्रॉफिट गारंटीड नहीं है। आप अभी इन्वेस्टिंग सीखोगे, बहुत सारी गलतियां करोगे, साल में 10-15% का रिटर्न कमाओगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपके लोन पे इंटरेस्ट तो आपको गारंटीड पे करना ही है। तो इसीलिए आप सीखने के लिए एक छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहला फोकस अपने लोन को चुकाने पर रखना चाहिए। फिर दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स को रिकरिंग करना चाहिए और अपने फिक्स्ड कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहिए। जैसे अगर आप एक बार किसी आईपीओ में अप्लाई करते हो जिसमें आप हार्डली 10-20,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो, लेकिन हर महीने आप हजारों रुपयों के एक्सपेंस एंटरटेनमेंट में कर देते हो, जिसे आप आसानी से सिर्फ एक बार ठंडे दिमाग से सोच के रोक सकते थे। जैसे आप कोई महंगी कार खरीद लेते हो या बहुत बड़ा घर या दूसरी एंटरटेनमेंट की सर्विस ले लेते हो, तो उसे मेंटेन करने के लिए आपको एक रिकरिंग यानी कंटिन्यूस फी पे करनी होती है। तो यहाँ पे आपके एक्सपेंस रिकरिंग है लेकिन इन्वेस्टमेंट कभी कभी होते हैं। तो इससे क्लियरली दिख रहा है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ में बैलेंस नहीं है। तो इसीलिए बेस्ट सिचुएशन ये होगी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड कर दो एसआईपी के जरिए और अपने एक्सपेंसेस और एंटरटेनमेंट मैन्युअली और कभी कभी करो, जिसके बारे में आपको बार बार सोचना पड़े। जैसे अगर आप अपनी फैमिली के साथ कभी कभी डिनर करने जाते हो महीनों में एक बार, या कभी कभी वैकेशन पे जाते हो, तो ये एक बुरा फैसला नहीं है, क्योंकि आप एक्चुअली में एक लाइफ जी रहे हो और ये फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं है जो हर महीने होंगे, और आप इसके साथ में एसआईपी भी कर रहे हो। तो पहले आपकी एसआईपी होती है और फिर जो पैसा बच जाता है उसे आप एंजॉय करते हो। इसकी ज़्यादा डिटेल्स हम वीडियो के लास्ट पार्ट में कवर करेंगे, लेकिन आपको एक आइडिया ज़रूर मिल गया होगा। फिर तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट अपने रिटायरमेंट फंड में जैसे वेरियस पीपीएफ स्कीम्स में जमा करो, क्योंकि इससे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है और आप चाह के भी इसे जल्दी विड्रॉ नहीं कर सकते।
इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस होती है जिसकी वजह से वो एक्चुअली में कंपाउंडिंग के पावर से लॉन्ग टर्म में ग्रो हो गए। तो जो लोग कंपाउंडिंग के पावर को नहीं समझते तो वो भी उसका फायदा उठा लेंगे। फिर चौथी बड़ी चीज़ ये है कि आप अपनी ऑफिस में बोनस पे फोकस करो, प्रमोशन पे फोकस करो या अपनी सैलरी नेगोशिएट करने पे फोकस करो। क्योंकि अगर आपको प्रमोशन मिलता है और आपकी सैलरी एक बार 30% इंक्रीज होती है तो फिर हर महीने आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलती रहेगी लाइफ टाइम तक, सिर्फ एक बार अच्छा काम करने से। या आप कोई फ्रीलांस वर्क कर सकते हो अपने जॉब के साइड बाय साइड। इससे आप एक्स्ट्रा इनकम भी अर्न करोगे और एक्स्ट्रा स्किल्स भी सीखोगे, दोनों तरफ से आपका फायदा होगा। और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो आप उसे स्केल कर सकते हो एक बड़े बिजनेस में, या फिर फाइनली आप डायरेक्टली एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि सारे रिच लोग बिजनेस ओनर्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़े कैपिटल से एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहिए, आप एक छोटे आइडिया से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन बड़ी सोच रखो। और अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल होता है तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ एक अलग ही डायरेक्शन पे जा सकती है जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होगी। तो दोस्तों ये 6 बड़ी चीजें होती है जिस पे अगर आप फोकस करोगे तो फिर आप अपनी लाइफ में जितनी बार चाहो उतनी बार अपनी फैमिली के साथ बाहर डिनर पे जाओ या वेकेशन पे जाओ, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बड़ी बड़ी चीजों को आपने जीत लिया है। अब दोस्तों ये सब बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में इतनी आती नहीं है। इसीलिए मैं ऐसी पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड बुक्स टाइम टू टाइम रीड करता रहता हूँ और इसके लेसन्स में आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे पता चल सके कि आप तक वैल्यू पहुंच रही है। तो इसीलिए जब आप बुक्स रीड करोगे तो आपका भी माइंडसेट इंप्रूव होगा। ये वाली बुक फिलहाल मैं ऑडियो वर्जन में सुन रहा हूँ कुकू एफएम के प्लेटफॉर्म से, जो हमारे आज के एजुकेशनल स्पॉन्सर है। ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 1000 आवर्स से भी ज्यादा का कंटेंट अवेलेबल है। वेरियस ऑडियो बुक्स जैसे सेल्फ हेल्प, इन्वेस्टिंग, हमारी जर्नी काफी स्मूथ हो सकती है, लेकिन लोग रीड नहीं कर पाते। कोड NY50 यूज करते हो तो आपको दोस्तों क्या आप जानते हो अमीर रहने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? जितने भी अमीर लोग हैं यानी 100% वेल्दी लोग, वो सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, और वो भी सीरियसली और सही तरह से। क्योंकि जितने भी पुअर लोग होते हैं उन सब में एक चीज कॉमन होती है, या तो उन्होंने कभी इन्वेस्टिंग शुरू नहीं की होती है, और अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता है तो उन्होंने उसे कैजुअली लिया होता है और जल्दी गिव अप कर लेते हैं। जैसे जब लोग यंग होते तो वो एक कॉमन एक्सक्यूज ये बताते कि उनके पास बहुत ही छोटा अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे 5-10 हज़ार रुपये, तो इसमें मजा क्या आएगा। तो अगर हम किसी स्टॉक में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते तो हमें सिर्फ 100 या 200 रुपीज का डिविडेंड मिलता है। ये तो बहुत ही छोटा अमाउंट है। लेकिन फ्यूचर में यही लोग जब ग्रो होते और इनके पास जब ज्यादा पैसा आता है तो फिर अब ये न्यू एक्सक्यूज ये देते कि बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास नॉलेज नहीं है और इतना टाइम नहीं है इन्वेस्टिंग सीखने के लिए। तो फिर वो उस बड़े अमाउंट को स्पेंड कर देते हैं क्योंकि उसके बारे में तो उनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है कि कौन से सुपरमार्केट में कभी सेल लगने वाला है। फिर वो ये कहते हैं कि हम पता लगाएंगे कैसे कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, PPF या NPF, म्यूचुअल फंड या स्टॉक, स्मॉल कैप या लार्ज कैप, और हम श्योर कैसे हो सकते हैं कि कौन सा इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म और ब्रोकर हमारे लिए बेस्ट है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक सिंपल टिप देता हूँ जिसका नाम है 85% रूल। अब इसका मतलब ये है कि इट इज मच बेटर टू बी 85% राइट देन टू डू नथिंग एट ऑल। मतलब बेस्ट म्यूचुअल फंड या बेस्ट स्टॉक ढूंढने से अच्छा आप किसी सिंपल से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लो तो आप ऑटोमेटिकली 85% राइट हो जाओगे। क्योंकि अच्छे से अच्छे म्यूचुअल फंड में और इंडेक्स फंड में शुरुआत के 4-5 साल में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। और कौन सा ब्रोकर बेस्ट है या किसका मोबाइल ऐप सबसे अच्छा है, इसमें टाइम वेस्ट करने की भी आपको जरूरत नहीं है। आप इसे भी एकदम सिंपल रखो और जो रिलायबल और कम फीस वाला है उसे पिक कर दो। तो यहाँ पे भी आप 85% राइट हो जाओगे, क्योंकि बेस्ट ब्रोकर और वर्स्ट ब्रोकर में भी बहुत ही कम डिफरेंस होता है। सबके थ्रू आपको एक डिसेंट मोबाइल ऐप मिल जाता है और घर बैठे बैठे शेयर्स या फंड्स को बाय और सेल करने का ऑप्शन मिलता है। और शुरुआत में तो वैसे भी आप एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, तो कुछ सालों बाद जब आपकी सेविंग्स और आपका पोर्टफोलियो ग्रो होगा तो कौन सा ऐप आपके लिए बेस्ट है ये आप खुद ही पता लगा सकते हो। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप एटलीस्ट इन्वेस्टिंग शुरू करते हो और एक अच्छी हैबिट बिल्ड करते हो सेविंग्स और इन्वेस्टिंग करने की। तो इसीलिए अगर आपके पास अभी भी एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं है तो इसमें गलती किसी और की नहीं है, सिर्फ आपकी है। क्योंकि आज की तारीख में हम फ्री में एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है और सिर्फ 100-200 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आजकल सबके पास होता है। तो इसीलिए एक बहुत ही फेमस चाइनीज प्रोवर्ब है कि द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वॉज 10 years ago, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज टूडे। इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जब आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, या जब आपकी नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दोस्तों बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि मेरा अकाउंट किसके साथ है, तो मेरा अकाउंट एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक्स के साथ है, जो मैंने काफी सारे ब्रोकर्स को चेंज करने के बाद चूज किया है। तो इनके साथ अकाउंट ओपन करने की लिंक
फिर आप थोड़ी इन्वेस्टिंग करना शुरू करोगे और ऐसे ही कुछ महीनों तक इन्वेस्ट करते रहोगे। लेकिन फिर इसके बाद स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप 6 महीने या 1 साल के बाद अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे। आपका फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके वो क्रेज और पैशन कम होता रहेगा और फिर आप वही नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देखने की आदत डाल दोगे या कोई बोरिंग जॉब में बिजी हो जाओगे। तो इसीलिए अगर आप आज मोटिवेटेड हो और डिटरमाइंड हो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना ही है और अमीर बनना है, तो आपको इस जर्नी को ऑटोमेट करना होगा, क्योंकि मशीन्स को बार बार मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए ऑथर के हिसाब से आपको एक सेपरेट सेविंग्स अकाउंट और एक करंट अकाउंट रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि इंडिया में करंट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास एक बिजनेस होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको 2 सेपरेट सेविंग्स अकाउंट मिनिमम रखने चाहिए। एक प्योरली ऐसा जिसमें आप सिर्फ शॉर्ट टर्म सेविंग्स और एक्सपेंस के लिए फंड्स रखते हो, जिसको हम डेली एक्सपेंस अकाउंट कहते हैं, और दूसरा सेविंग्स अकाउंट वो होगा जो प्योरली इन्वेस्टमेंट्स के लिए होगा, जिसमें से आपकी SIP के फंड्स डायरेक्ट होंगे या जिसके थ्रू आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे और रिटर्न में उसी अकाउंट में आपको स्टॉक्स के डिविडेंड्स मिलेंगे। तो इससे होगा ये कि आपको ट्रैक करना काफ़ी आसान होगा। तो जैसे ही आपको सैलरी मिलती है तो सबसे पहले आप उसको उसी अकाउंट में ट्रांसफर करो जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो, ताकि आपके इन्वेस्टमेंट्स मिस ना हो जाए और उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी मिले। और अगर आपको कभी बोनस मिलता है तो आपको उसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में टॉपअप करना चाहिए, और जब आपको डिविडेंड्स मिलेंगे तो आप उसको री इन्वेस्ट कर पाओगे, क्योंकि वो उसी अकाउंट में है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो। और अगर आपको लगता है कि छोटे से डिविडेंड को री इन्वेस्ट करने से क्या फायदा होगा, तो जब मैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग के ऊपर एक सीरीज बनाऊंगा तो आप शॉक हो जाओगे ये देख के कि छोटे से डिविडेंड को री इन्वेस्ट करने से भी लॉन्ग टर्म में कितना फर्क पड़ता है। तो इसीलिए आपको एम ये करना है कि आप कम से कम 10% अपनी हर महीने की सैलरी को इन्वेस्ट करोगे, और जितने भी घर के एक्सपेंस है उसे 50-60% के अंदर रखते हो, और 10% सेविंग्स में इमरजेंसी के लिए, और बाकी का 20-30% आप वहां स्पेंड कर सकते हो जहां आप एंजॉय करते हो, जिसे ऑथर गिल्ट फ्री स्पेंडिंग कहते हैं। क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली हम दिन भर इतनी मेहनत करते क्यों है? क्योंकि हम अपनी लाइफ फ्रीडम के साथ जी सके और जो चीज़ें हमें पसंद है उसे खुशी खुशी कर सके। तो इसीलिए इस बुक की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ऑथर हमें ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ का शौक है, जैसे महंगी कार्स खरीदने का या एक्सपेंसिव गैजेट यूज़ करने का या किसी और चीज़ का, तो आपको वहाँ स्पेंड करते हुए गिल्टी फील होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने पैसे वेस्ट तो नहीं कर दिए। आपको बस ये डिसाइड करना है कि वो कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में है जिससे आप सबसे ज़्यादा हैप्पी होते हो, और फिर उस पर स्पेंड करना बिल्कुल ओके है अगर आप दूसरी जगह अपने एक्सपेंस कंट्रोल कर सकते हो। जैसे इमेजिन करो जैकी को, जो 25 साल का है और ये 10,000 रुपीज़ पर मंथ अपनी सैलरी से सेव करता है क्योंकि उसे पूरी दुनिया घूमना है। तो ये एक एक्सपेंस है और इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 50,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न करता है। तो क्या जैकी अगले 10 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है? इसका आंसर है येस, क्योंकि वो दूसरी जगह से अपने एक्सपेंस कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि उसने कोई भी लोन नहीं लिया है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है, अपने पेरेंट्स के घर पे रहता है, घर का खाना खाता है और ज़्यादा पार्टीज में भी नहीं जाता है। तो वो अपनी सैलरी का 50% यानी 25,000 रुपीज़ सेव करके इन्वेस्ट करता है। 10,000 रुपीज़ वो अपनी फेवरेट प्लेस पे घूमने के लिए रखता है और बाकी अपने पेरेंट्स को देता है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए। या फिर आप मोंटी को देख सकते हो, जो अपनी 30,000 पर मंथ की सैलरी में से 10,000 रुपया कार की EMI पे स्पेंड करता है, क्योंकि मोंटी का घर खुद का है और उसे कार्स का बहुत शौक है, और वो कार पे अपने खास लोगों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाके एंजॉयमेंट कर लेता है, और उसके अलावा उसके ज़्यादा एक्सपेंसेस है नहीं। तो वो भी अपनी सैलरी का 20% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में काफ़ी आगे है। लेकिन अगर सनी ये देखेगा कि यार जैकी तो हर 3 महीने में बाहर घूमने जाता है, इंस्टा पे अपने फोटोज डालता है, और मोंटी अपनी कार में पूरा इंडिया घूमता है, तो मुझे भी ये करना चाहिए, एक कार लेनी चाहिए और एक वर्ल्ड टूर पे जाना चाहिए। जबकि एक्चुअली में सनी ने एक होम लोन ले रखा है और उसकी सैलरी का 50% उसकी EMI में जाता है। तो यहाँ उसके लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सब जगह अपना पैसा स्पेंड करना चाहते हो। अगर ऐसा होता है तो अमीर से अमीर लोग भी बहुत ही जल्द रोड पे आ जाते हैं। माइक टाइसन जो एक फेमस बॉक्सर रह चुके, उन्होंने अपने करियर में मिलियंस कमाए थे, लेकिन आज वो एक बहुत ही सैड लाइफ जी रहे और उनको फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एक बार म्यूजिक आर्टिस्ट रिहाना ने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पे लीगल केस किया था कि उनके फाइनेंशियल एडवाइजर ने उन्हें सही तरह से गाइडेंस नहीं दी, क्योंकि रिहाना मिलियंस कमाने के बाद भी बैंकरप्ट हो गई थी। तो उस पे उनके फाइनेंशियल एडवाइजर ने ये कहा, वॉज इट रियली नेसेसरी टू टेल हर दैट इफ यू स्पेंड मनी ऑन एवरीथिंग यू विल एंड अप विद नथिंग। मतलब अगर आप सब जगह खर्चा करोगे तो एंड में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्या ये भी एक बताने वाली बात है? अब दोस्तों आप लोगों को ये बात थोड़ी कॉमेडी लग सकती है, लेकिन आपको हजारों लॉटरी विनर्स की केस स्टडी मिल जाएगी जो मिलियंस तो क्या बिलियंस कमाने के बाद भी उसे उड़ा देते, और करोड़ों मिडिल क्लास लोग भी अच्छी खासी इनकम अर्न करने के बाद भी कुछ भी सेव नहीं कर पाते, फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते और जिंदगी भर काम करते रह जाते।
और उसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि वो कॉन्शियसली यानी अपने होश में स्पेंडिंग नहीं करते। तो इसीलिए आपको अपने इनकम, इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंसेस ये तीनों चीज़ें कॉन्शियसली करने चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें आपकी कंट्रोल में आएगी तभी आप वेल्दी बन पाओगे। और अगर आप आज भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी स्टार्ट करते हो, जैसे अभी 21 साल के हो, और एक छोटे अमाउंट को सेव करते हो और बाकी इनकम को कॉन्शियसली स्पेंड करते हो, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि ऐसी जगह जहां आपको एक्चुअली में हैप्पीनेस मिलती है, तो आप आज से ही अमीर हो।